इन दोनों ने ही मार मार कर राणा ठाकर को लहूलुहान कर दिया था, मगर उनका गुस्सा अभी भी किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अब उसका वजूद हौले हौले हरकत करना कम कर रहा था और शायद सांस भी आहिस्ता आहिस्ता कम आ रही थी। तभी जब चांद या फिर अरसल में से कोई उसके सीने या पेट पर लात रसीद करता तो उसका वजूद पहले के बरअक्स अब आस्तगी से झटका खाता। एहसन खान जो खामोशी से जब्त किए खड़ा था, राणा ठाकर की ये हालत उसके दिल में सुकून की लहर दौड़ा गई। जब मुस्तफ़ा शाह ने राणा ठाकर को उसे भाइयों के हवाले किया तो वो चाह कर आगे न जा सका। एक तो पहले ही उसका किरदार मशकूक हो गया था कि वो इन सब से पहले तारा के साथ कैसे, ऊपर से अगर वो राणा ठाकर को मारने के लिए किसी जोश का मुजाहरा करता तब तो न जाने वो लोग उसके बारे में क्या राय कायम करते। और वैसे भी उसके दिल में ये जलन क्यों हो रही थी? क्यों वो तारा के लिए सबसे लड़ने को तैयार हो गया था? क्यों इस छोटी सी लड़की के लिए, बुरा सोचने वाले के लिए उसके दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ था? इन सब बातों से वो खुद भी अनजान था, मगर इतना जरूर जानता था ये जो कुछ भी हुआ है ये सब हुआ बस कुछ ही देर पहले था। उसकी सोचों का तसलसल राणा ठाकर के मुंह से निकली एक और कराहट ने तोड़ा। इस वक्त शायद उसके पास चंद सांसें ही बची थीं, मगर इन दोनों का गुस्सा देखकर ऐसा लगता था जैसे उनका इरादा राणा ठाकर से उसकी ये बची कुची सांसें भी खींच लेने को कर रहा हो। और शायद वो अपने इरादों में कामयाब भी हो जाते अगर पुलिस इन दोनों के काम में मुदाखलत ना करती। पीछे पीछे हो जाओ सब। 7-8 कांस्टेबल हाथ में लाठियां थामे तेजी से शबनम बानो के आदमियों की तरफ बढ़े। उनमें से दो ने आगे बढ़कर अरसल और चांद को पीछे रहने का इशारा देकर राणा ठाकर का अधमरा वजूद उठाया। एम्बुलेंस तो वो अपने साथ नहीं लाए थे, इसी वजह से राणा ठाकर की ऐसी हालत के बावजूद उसे सबके साथ बिठा कर ले जाना पड़ा। जानती हूँ शबनम बानो, मैंने तुम्हारे बाल क्यों काटे। रूप ने उसके बचे कुचे बालों को सख्ती से मुट्ठी में लेकर उसका चेहरा ऊंचा किया, मगर शबनम बानो पर तो जैसे मरक की कैफियत तारी थी। बेजान आंखें एक ही जगह जमी थीं, क्योंकि अगर कोई समझे तो बाल एक औरत की शान होते हैं। इस तरह किसी औरत की चोटी को जड़ से काट देना किस कदर डूब मरने का अमल है, ये शायद मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है अगर तुम में जरा सी भी इज्जत नफ्स बाकी होगी तो तुम अपने आज तक के तमाम तर अमाल पर नजरसानी करोगी। और ये जो कालक मैंने तुम्हारे मुंह पर मली है इसका असर कुछ वक्त में तुम्हारे जिस्म से छूट जाएगा, मगर अपने मुंह पर लगी इस कालक को देखकर अपने गिरेबान में झांको और एहतसाब करो अपने एक एक अमल का। तब शायद तुम्हें अंदाजा हो इस स्याही से ज्यादा तुम्हारा दिल काला है। तुम जैसी चंद औरतों की वजह से आज इज्जतदार औरत को भी घर में इज्जत नहीं मिलती। रूप और भी न जाने क्या क्या बोल रही थी, मगर शबनम बानो ने बिखरे बालों में से बिना अपने वजूद को कोई हरकत दिए हौले से आंखें उठाकर उसके चमकते चेहरे की तरफ देखा। दिमाग का गुस्सा बढ़ने के साथ बिना कोई लफ्ज अदा करती जुबान दिल ही दिल में फकत उस लड़की की बर्बादी का विर्द कर रही थी। इससे पहले वो कोई हरकत करती, 2 लेडी कांस्टेबल तेजी से कमरे में दाखिल हुई और फुर्ती से शबनम बानो को खड़ा करके उसे रस्सियों से जकड़े हाथों को खोलकर वहां हथकड़ियां लगाईं। पुलिस को देखकर तारा ने तेजी से रूप की तरफ कदम बढ़ाए। चलो तारा, नीचे चांद और अरसल भैया हमारा इंतजार कर रहे हैं। उसने मुस्कुराकर तारा को अपने साथ खींचा। वो कांस्टेबल भी शबनम बानो को लेकर नीचे की तरफ बढ़ी, मगर इनसे पहले ही तारा और रूप ने तेजी से नीचे हाल का रुख किया। पुलिस के कांस्टेबल शबनम बानो के आदमियों को अपनी हिरासत में लेने लगे तो चांद और अरसल ने एक तरफ होकर उन्हें उनका काम करने दिया। आप दोनों यहाँ कैसे? कब से दिल में उमड़ता सवाल आखिरकार उन्होंने पूछ ही लिया। एहसन और मुस्तफ़ा ने एक पल के लिए अरसल और चांद की तरफ देखा, फिर एहसन ने आगे बढ़कर इन दोनों के सवालात के जवाबात देने का फैसला किया। वो भाई, जब ये लोग तारा को लेकर जा रहे थे तो मैंने इनको देख लिया था। अगर आप लोगों को बताने आता तो वो लोग आगे निकल जाते, इसी वजह से मैंने इनका पीछा किया। मुस्तफ़ा सर को भी इस सारे मामले से बाखबर कर दिया था और साथ ही हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। आधा सच आधा झूठ लगाकर उसने अपनी और मुस्तफ़ा की पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की। मगर तुम ये सब मुस्तफ़ा के साथ साथ हमें भी तो बता सकते थे। अगर हमको वो खत ना मिला होता
तो शायद हम में से कोई न जान पाता कि मेरी बहन इन जैसे दरिंदों के कब्जे में है। चांद का गुस्सा अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एहसन भी एक पल के लिए गड़बड़ा गया। हाँ, मगर मैं आप लोगों को जानता नहीं हूँ तो मैं आप लोगों को कैसे इन्फॉर्म करता, और जैसा कि मैंने बताया है, अगर मैं इन्फॉर्म करने आता तो शायद देर हो जाती। चांद के तेवर देखकर उसे मामला बिगड़ता नजर आया। यार छोड़ो सारा झगड़ा, फिलवक्त ये बात खुशी की है कि हमारी तारा सही सलामत है। अरसल ने आगे बढ़कर चांद के कंधे पर हाथ रखकर उसे तेजी से सीढ़ियां उतरती तारा और रूप की तरफ मुतवज्जा किया। जैसे ही चांद ने तारा के मुस्कुराते चेहरे की सिम देखा, खुद उसका चेहरा भी खिल उठा। लंबे लंबे डग भरता वो लपक कर तारा की तरफ बढ़ा। चांद भैया, तारा ने भी आगे बढ़कर चांद के गिर्द बाजू हायल किए। मेरी गुड़िया, कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें यहाँ? बेकरारी से उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरकर उसका लहजा ग्लोगेज हो गया। भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले इन्होंने मुझे बचाया। उसने उंगली का इशारा एहसन की तरफ किया। उसके इशारे पर एहसन का दिल तेजी से धड़का। न जाने क्यों उसे अच्छा लगा कि उसके मुहाफिजों की लिस्ट में एहसन खान का नाम भी आता है। एक अनजानी खुशी ने दिल की गहराइयों में गुदगुदी की। मुस्कुराहट अपने आप उसके चेहरे पर बिखर गई और फिर रूप आपी भी आ गई। तारा ने एक बार फिर बोलना शुरू कर दिया। वो जो बुरी औरत थी, उसका आपी ने बहुत बुरा असर किया। उसके बाल काट दिए, उसका मुंह काला कर दिया। तारा ने हंसते हंसते शबनम बानो की बनाई गई दुर्गत बताई तो मुस्तफ़ा शाह के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। अरसल ने भी हंसकर उसके सर पे हाथ रखा। रात गहरी हो रही है, हमें वापस चलना चाहिए। अरसल ने सबकी तवज्जो बढ़ती रात की तरफ दिलाई। मुस्तफ़ा शाह ने एक भरपूर नज़र रूप पर डालकर जैसे ही दूसरी तरफ नजरें फेरने का इरादा किया, अचानक झटके से उसने दोबारा रूप के चेहरे को गौर से देखा, जहां हल्की हल्की तकलीफ के आसार नुमाया थे। मगर क्यों? क्या उसकी बीवी को किसी ने तकलीफ पहुंचाई थी? लब भींचकर वो मजबूत कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। गहरी नजरों से उसके चेहरे के एक एक नकूश का जायजा लिया। आंखों में सुर्ख डोरे और हल्की हल्की तैरती नमी सुर्ख होते चेहरे पर तकलीफ दे आसार नुमाया थे। मुस्तफ़ा शाह के दिमाग की तमाम तर नसें पल में तन गईं। एक हाथ उसकी गर्दन में डालकर मुस्तफ़ा शाह उससे चंद इंच के फासले पर रुका। वो जो हैरत से उसकी तरफ देख रही थी, अपनी गर्दन पर उसका भारी हाथ महसूस करके रूप की सिसकी निकल गई। मगर मुस्तफ़ा शाह की आंखों ने खून छिलकाना शुरू कर दिया। जब्त से जबड़े भींचकर उसने आस्तगी से रूप की गर्दन के एक तरफ से बाल परे हटाकर वहां का जायजा लिया। वो साकित खड़े उसके हर अमल को गौर से देख रही थी। मुस्तफ़ा शाह का शक सही निकला, वो तकलीफ में थी। गर्दन पर किसी की उंगलियों के निशान मौजूद थे और जगह जगह से गर्दन सुर्ख भी हो रही थी। किसने किया ये सब? रूप की शहद रंग आंखों में उसने अपनी नीली आंखें गाड़ कर सवाल किया तो रूप ने एक हैरत ज़दा नजर उसके सुर्ख चेहरे की तरफ देखा, फिर इत्मीनान से पलके झपका कर सब सही होने का सिग्नल दिया। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लड़ाई झगड़े में ऐसा हो जाता है, मगर जिसने ये सब किया है मैंने भी उसका सर फोड़ दिया है। अब वो काला भैंसा बेहोश पड़ा है। नरमी से बोलते हुए आखिर में वो हल्का सा हंस पड़ी। किसी और वक्त शायद वो मुस्तफ़ा शाह की बातों का जवाब इतनी नरमी से न देती, मगर इस वक्त उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र का जहां आबाद देखकर वो अंदर तक सरशार हो गई थी। शायद इसी बात का असर था जो रूप मुस्तफ़ा शाह अपने शाह साहब से नरमी बरत रही थी। मुस्तफ़ा ने गहरी नज़र उसके बेफिक्र चेहरे पर डाली। वो उसे सिर्फ बेहोश करके आई थी, मगर मुस्तफ़ा शाह के कानून की किताब में उसकी सज़ा सिर्फ बेहोशी न थी। तो चलो, मैं बस 2 मिनट में आया। उसने खुद भी अपने लहजे में नरमी समोकर रूप को गाड़ी में बैठने का इशारा दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? रूप के मुंह से यकदम फिसला। मुस्तफ़ा शाह के चेहरे को गहरी मुस्कुराहट ने छुआ। क्यों मिसेस शाह, अपने शाह जी की इतनी फिक्र हो रही है? हो रही है फिक्र। वो साफ गोई से गोया हुई। मुस्तफ़ा शाह को उसका ये अंदाज बहुत पसंद आया। ये अच्छी जगह नहीं है। अरसल भैया सही बोल रहे हैं, हमें चलना चाहिए। रात काफी गहरी हो गई है और मुझे नींद भी आ रही है। कल रात भी, वो बोलते बोलते यकदम रुकी। कल रात क्या? वो पूरी तरह से उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। कल रात कुछ भी नहीं। अंदाज साफ टालने वाला था। अब वो उसे कैसे बताती? कल रात उसकी बातों से
छलकते जुनून ने उसे सोने नहीं दिया। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम आ जाना। मुस्तफ़ा शाह के चेहरे पर मुसलसल फैली मानी खेज मुस्कुराहट से घबराकर उसने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। ये सब क्या था जो आज उसके सामने यूं आया था? क्या सच में मोहब्बत का वजूद आज भी इस दुनिया में कायम था? अगर हाँ, तो फिर उसे ये वजूद आज तक देखने को क्यों नहीं मिला? चांद उससे मोहब्बत करता था, मिशी का दिल भी उसकी मोहब्बत पर यकीन करने को करता था, मगर फिर अपनी माँ के साथ हुआ हर अहवाल याद आ जाता था। उसे मोहब्बत से डर नहीं लगता था, मगर मोहब्बत करने के बाद उसकी माँ को जो सिला मिला, शायद मिशी को इसी सिले से डर लगता था। मगर आज पता चला मोहब्बत का वजूद सच में कायम था। मोहब्बत वो नहीं थी जो उसके बाप ने उसकी माँ से की थी। मोहब्बत वो थी जो असवद मलक ने किरत के साथ की थी, जो उसके लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी खुशियों के लिए किसी से लड़ने के लिए तैयार था। मोहब्बत वो नहीं थी जो किसी बावफा बीवी के बेलौस मोहब्बत के बावजूद दूसरी औरत के हुस्न पर मर मिटा। मोहब्बत तो वो थी जो सलीम ने अपनी माँ से किए वादे को निभाने के लिए एक कोठे वाली को अपने घर की इज्जत बना लिया था। मोहब्बत वो नहीं थी जो किसी के चंद झूठे लफ्जों में आकर अपने घर को बर्बाद कर दिया जाए। मोहब्बत ये थी, जान सबके दरमियान थी, जिनका एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं था, मगर फिर भी उन सबको एक दूसरे पर यकीन था। आपने ऐसा क्यों किया डैड? क्या कमी रह गई मेरे और माँ की मोहब्बत में, जो आपको हम दोनों से कोई मोहब्बत, कोई लगाव न रहा? मोहब्बत तो दूर की बात, आप माँ की बेलौस मोहब्बत के बावजूद उन पर एतबार नहीं कर सके। फर्श पर घुटनों के बल बैठकर वो एक बार फिर सिसक उठी। एक बार फिर पुराने जख्म ताज़ा हो गए थे। फैसला मुश्किल था, वो इन मुखलिस रिश्तों के मिलने पर खुशी मनाए या फिर मातम करे अपनी आज तक की जिंदगी पर। क्यों उसकी माँ के साथ ऐसा हुआ? क्या होता अगर उसका बाप इस वक्त यकीन के दो बोलों का सहारा उसके माँ को सौंप देता? शायद आज उसकी माँ भी उसके साथ होती, शायद उसकी जिंदगी भी आज खुशियों से भरी होती। आज जो वो सब कुछ होते हुए भी खुद को नामुकम्मल महसूस करती थी, शायद आज उसकी ज़ात में इतनी बड़ी खला मौजूद ना होती। गाड़ियों के शोर की आवाज़ पर दरवाजे के पास चेयर पर विराजमान सलीम और असवद एकदम अलर्ट हो गए। तेजी से उठकर इन दोनों ने ही मेन गेट की तरफ कदम बढ़ाए। बेकरारी से इधर उधर नजरें दौड़ाईं। चंद मिनटों में ही सारे बच्चे अंदर आते दिखाई दिए। शायद गाड़ी पार्क करके वो सब इधर आ रहे थे। जहां तारा को हंसता मुस्कुराता देखकर सलीम के दिल में ढेरों सुकून उतर आया, वहीं असवद ने भी आसमान की तरफ मुंह करके एक तशक्कुर का सांस खारिज किया। खुदा का शुक्र था सारे बच्चे सही सलामत थे। मुश्किल बहुत बड़ी आई थी, मगर इन सब की एकता ने इस मुश्किल को आसान बना दिया था। तारा भागकर सलीम से लिपट गई, वहीं असवद ने आंखों ही आंखों में इन सब से तमाम हालात नॉर्मल होने की तस्दीक चाही, जिस पर उन सब के चेहरों पर सजी नर्म मुस्कुराहट ने उसे पुरसकून कर दिया। सलीम के सीने से लगकर पटर पटर बोलती तारा को ठीक ठाक देखकर वो खुद भी सरशार हो गया। तुम सब थक गए होगे, आराम कर लो। असवद ने सबको आराम करने का बोला तो रूप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं पहले माँ से मिल लूं, फिर आराम करूंगा। चांद ने जैसे ही अपनी माँ के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, सलीम की आवाज ने उसके बढ़ते कदमों को रोका। सुबह मिल लेना उनसे, इस वक्त वो दवाइयों के जेर असर सो रही है। अपने बाप के चेहरे पर सुकून देखकर वो खुद भी मुस्कुराता हुआ इस बात में सर हिलाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आओ बेटा, मैं तुम्हें मम्मा के पास ले चलता हूँ। आज आप मम्मा के साथ सोना। आपको लेकर वो बहुत परेशान हो गई थी, इसी वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। सलीम तारा को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो असवद ने अरसल को भी अपने कमरे में जाने का इशारा दिया। एक नज़र एहसन और मुस्तफ़ा शाह की तरफ देखकर उसने भवें उचकाए। मतलब साफ था, अब क्या इनको भी अलहदा से बोला जाएगा तभी वो सोने जाएंगे। एहसन खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो मुस्तफ़ा शाह भी मुस्कुराता हुआ बज़ाहिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, मगर जैसे ही असवद मलक उसकी नज़रों से ओझल हुआ, मुस्तफ़ा शाह ने अपने कदम तेजी से रूप के कमरे की जानिब बढ़ाए। आस्तगी से दरवाज़ा खोलकर वो कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही रूप बेड पर आड़ी तिरछी लेटे शायद सो चुकी थी।
सिर्फ शूज़ और जैकेट ही उतार कर फेंकने के बाद वो बिना चेंज किए सो चुकी थी। मुस्तफ़ा शाह ने मोहब्बत से चूर नज़रों से उसके वजूद का सर ता पा जायजा लिया। खुद भी अपनी जैकेट सोफे पर उछालकर रिस्ट वॉच की गिरफ्त से अपनी कलाई को आज़ाद करवाया। शर्ट के 2 बटन खोलकर खुद तो बेहतर महसूस करने लगा। नामहसूस तरीके से वो रूप के वजूद पर झुका। गहरी नज़रों ने उसकी बंद पलकों से गुस्ताखी करना शुरू की और फूले फूले गालों को देखकर मुस्तफ़ा शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। हौले से झुककर नरमी से उसके गालों को छुआ। कुछ पल इन रुखसारों की नरमी को अपने होंठों पर महसूस करके वो नर्म मुलायम पंखड़ियों जैसे नाजुक लबों पर झुका, जिन्होंने ना जाने कितनी बार मुस्तफ़ा शाह के सब्र को आजमाया था, मगर आज इन लबों पर झुककर वो सालों की तिश्नगी को मिटाना चाहता था। तभी उसने पूरी शिद्दत से उन पर झुककर खुद सैराब करने की शुरुआत की, मगर तब तक रूप की नींद उड़न छू हो चुकी थी। जोर लगाकर मुस्तफ़ा शाह को खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर यही उससे गलती हो गई। हालांकि मुस्तफ़ा शाह उस पर यह बात पहले ही वाज़े कर चुका था कि वो गलती से भी खुद को मुस्तफ़ा शाह से दूर करने की गलती ना करे। रूप की मज़ाहमत ने उसकी शिद्दतों को बढ़ा दिया। मुस्तफ़ा शाह की ख्वाहिश ने जैसे ही शिद्दत का रूप अख्तियार किया, रूप का सांस चंद ही पलों में उखड़ने लगी। अब की बार मज़ाहमत तर्क करके उसने मुस्तफ़ा शाह के मजबूत वजूद पर मुक्कों की बारिश कर दी, मगर वो ना तो आज पीछे हटने के मूड में था और ना ही इतनी आसानी से मिसेस शाह को उसकी कुर्बत से छुटकारा मिलने वाला था। शायद आज वो रूप के होश ठिकाने लगाने के साथ साथ उसके होश उड़ाने का भी इरादा रखता था।